नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट CU सिंह ने कहा कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ जाएगी। इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि तो क्या बिल्लियां ले आए। बुधवार को इस मामले में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों की आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। बेंच ने यह भी कहा कि पिछले 20 दिनों में हाईवे पर आवारा कुत्तों की वजह से 2 जजों के साथ एक्सीडेंट हुए हैं। इस पर एक जज की हालत गंभीर है। बेंच ने सवाल उठाया कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है और उन्हें वहां से हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। बता दें कि यह मामला 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से शुरू हुआ था, जब दिल्ली में आवारा कुत्तों के हटाने से होने वाली रैबीज बीमारी पर एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। अब इस मामले में 5 बार सुनवाई हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के प्रस्तावित मनरेगा आंदोलन और आज प्रदेश में कांग्रेस की बैठक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम एक बहुत अच्छी और प्रभावी योजना है, जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से कई गुना बेहतर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जहां मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है, वहीं इस नई योजना के तहत 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें मजदूरी का भुगतान भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है, जिससे श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत खेती से जुड़े मजदूरों को कटाई और बुआई के समय लगभग 2 महीनों की छुट्टी दी जाएगी, ताकि वे कृषि कार्य कर सके। इस अवधि में भी उन्हें कृषि मजदूरी का लाभ मिलेगा। सचिन पायलट भी आज आ रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं 2 महीने की। देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा, बुआई का और कटाई का, उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी और उस समय इनको कृषि मजदूरी इधर MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाली 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने इसे श्रमिकों के हित में एक आगे बढ़ने वाला और सशक्त कदम बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत मजदूरों को वर्ष के किसी भी समय मजदूरी प्राप्त करने की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के लिए अलग अलग मौसम या समय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस योजना के अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी। भारत सरकार द्वारा जी राम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ कर के ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जी राम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है,
खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं, और ख़ास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान। इधर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा बयान दिया। प्रदेश भर में इस बार धान की खरीदी बेहद व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि जहां जहां किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वहां प्रशासन के अधिकारियों तत्परता से समाधान के लिए काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि किसी मुद्दे पर उच्च स्तर पर निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है तो सरकार उस पर भी तुरंत निर्णय कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इसी क्रम में कुल महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का समाधान 15 जनवरी तक हर हाल में कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। किसानों की उपज को बिना किसी बाधा के उपार्जन केंद्रों में लिया जाए। पूरे प्रदेश भर में धान के खरीदी इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जहां जहां किसानों की समस्या आती हैं, उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की जरूरत होती है तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके। इधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभारंभ पर कहा कि आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सुबह 9 बजे से ऋषि कुमारों के पवित्र स्वरों के साथ 72 घंटे के ओंकार जाप का शुरुआत किया गया, जिसमें देश और विभिन्न राज्यों से पधारे हजारों सोमनाथ भक्त भाग ले रहे हैं। हर्ष सिंघवी ने कहा कि इतिहास में मोहम्मद गजनवी जैसे अनेक आक्रांताओं ने हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। सोमनाथ मंदिर आज भी हमारी आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति का अटूट प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि 8, 9 और 10 तारीख तक लगातार 72 घंटे ओंकार जाप किया जाएगा। इसके साथ ही हर शाम भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ उपस्थित रहेंगे। पर्व के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को दर्शाएंगे। ये मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ मंदिर आएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। मोहम्मद गजनी जैसे
अनेक आक्रमणों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। सोमनाथ दादा के ये संघर्ष से लेके सफलता के 1000 वर्ष के आज सुबह से जो ओमकार जाप की शुरुआत हुई है, ये केवल सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में ही नहीं, लेकिन राज्य के हजारों मंदिरों में सभी भावी भक्त साथ में मिलके ओमकार जाप कर रहे हैं। और ये जाप में आप देख सकते हो, हर शिव मंदिर में हजारों लोगों की मौजूदगी में ये ओमकार जाप में लोग जुड़े हुए हैं। आज सुबह से ही कई शहरों से लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से एआईएम प्रमुख वैसी ने नगर निगम चुनाव 2026 से पहले आयोजित विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने 48 उम्मीदवारों को ये कह रहा हूं कि चुनाव जीतना आसान नहीं है, लेकिन असली परीक्षा चुनाव जीतने के बाद भी शुरू होती है। वैसी ने उम्मीदवारों से आग्रह किया कि जीत के बाद भी उन्हें वही ईमानदार और जनता केंद्रित रवैया अपनाना होगा जो उन्होंने चुनाव से पहले दिखाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी उनके उम्मीदवार पार्षद चुनाव में कामयाब होंगे, वे पीछे रहकर उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनके माध्यम से जनता के लिए काम करवाएंगे। मैंने कहा यकीनन मेरे भाई, आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसको सुना और इंशाअल्लाह ताला हम आगे उस पर मिलकर काम करेंगे। तो ये जो हमारे 48 कैंडिडेट हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इलेक्शन जीतना बहुत आसान है, मगर जीतने के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। उस जीतने के बाद अगर आप जो इलेक्शन के दौरान जो रवैया रखते हैं, उसी इखलास और मिलनसारी के रवैये को बरकरार रखिए। गरीब अगर आपके घर को आता है तो उससे मुलाकात करिए, एक वक्त बनाइए कि अवाम के दरमियान में जाकर मुलाकात करिए, अवाम की तकालीफ को दूर करने का काम करिए, ओहदेदारों से मिलिए। ये मजलिस का काम है और इन 48 उम्मीदवारों से कह रहा हूं कि आप जब काम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद ना आप किसी का मजहब देखेंगे, ना आप किसी की जात देखेंगे। आप यही देखेंगे कि ये मेरे वार्ड का वोटर है, मुझे इसका काम करना है। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं कि मैं उन तमाम बड़ी तादाद में जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे, मैं पीछे रहकर इनसे काम करवाऊंगा। इनको आराम से बैठने नहीं दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा, ताकि मजलिस में और बीजेपी और दूसरी पार्टीज में लोग एक फर्क को महसूस कर चुके हैं, उस फर्क को बरकरार रखना पड़ेगा। मेरी यही कोशिश है कि औरंगाबाद में मजलिस और मजबूत बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील ये भी है कि मुखालिफीन मजलिस ने इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में कामयाब होने से रोका। आज मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि अगर काश इम्तियाज जलील और मेरे साथ अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते तो दिल्ली में लोकसभा में नरेंद्र मोदी वक्फ की तरमीमी कानून का बिल नहीं ला सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मेरे दिल की कैफियत को जानता है कि जब ऐसे ऐसे अहम मसाइल आते हैं कि मुझे कभी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कमी महसूस होती है। अपने लिए नहीं, आपके लिए,
इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। असेंबली का इलेक्शन हुआ, नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को हराने के लिए इन जालिमों ने पूरी कोशिशें की। इम्तियाज जलील साहब 1100 वोट से कामयाब नहीं हो सके। कौन कौन कितने वोट लिया आप जानते हैं। आज फिर वही चेहरे। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एक प्रेस ब्रीफिंग विवादों में आ गई। ब्रीफिंग के दौरान सैन्य अफसर से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे अधिकारी की पेशेवर मर्यादा पर सवाल खड़े हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने भारत और अफगानिस्तान की ओर इशारा करते हुए तंज भरे लहजे में कहा कि मजा न कराया तो पैसे वापस। अपने बयान में चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को 2026 तक हार्ड स्टेट बनाना होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत कभी पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। चौधरी ने आगे कहा कि दुश्मन ऊपर से आए या नीचे से, दाएं से आए या बाएं से, अकेले आए या साथ मिलकर, हर हाल में निपटा जाएगा। मजा न कराया तो पैसे वापस। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व, सेना और जनता एक ही रुख पर है और किसी भी दिशा से आने वाली चुनौती का जवाब दिया जाएगा। ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट, बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आवर्जन अधिकारियों को दी गई छूट का गलत असर दिख रहा है। मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर से एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी। मृतक महिला रेनी गुड है, जो 3 बच्चे की मां थी। संघीय अधिकारियों ने गोलीबारी को आत्मरक्षा का कार्य बताया है, जबकि शहर के मेयर ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के तुरंत बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और आईसीई के खिलाफ नारेबाजी की। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया। ट्रंप ने आईसीई एजेंट का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। शूटिंग के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, वीडियो बेहद डरावना है। बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से ये चुनाव पूर्व राजनीतिक हिंसा जारी है। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के स्वयंसेवी शाखा स्वेच्छा सेवक दल के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की मंगलवार रात हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने स्टार कबाब के पास अचानक फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से मुसब्बिर और मसूद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मुसब्बिर को तुरंत BRB हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तेजगांव डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त फजलुल करीम ने मुसब्बिर की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दोनों पर एक संकरी गोली में हमला किया गया है। इधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बदलापुर के खरवाई MIDC में बीते रात को भीषण विस्फोट हुए। ब्लास्ट इतने भीषण थे कि इसकी लपटें 2 से 3 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। जानकारी के अनुसार ये विस्फोट खरवाई MIDC स्थित पैसिफिक केमिकल कंपनी में हुए। इस संबंध में चीफ फायर ऑफिसर दामोदर ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक इस घटना में किसी के घायल होने या मौत की कोई सूचना नहीं है, जिससे राहत की बात है।
इधर धौलपुर में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झूठा झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को एक शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने एसपी से ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि प्रमोद शर्मा, मनोज शर्मा और मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा के साले संदीप शर्मा सहित कुछ अन्य लोगों ने मिलकर करीब 100 बेरोजगार युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर 5 से 6 करोड़ रुपए ठगे हैं। आरोपियों ने पिछले 3 सालों में किसी भी पीड़ित को नौकरी नहीं दिलाई और फरार चल रहे हैं। पीड़ितों के अनुसार जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने इनकार कर दिया और मनिया स्थित अपना फ्लैट खाली कर जयपुर भाग गए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ितों ने आशंका व्यक्त की है कि जमानत मिलने पर आरोपी फिर से फरार हो सकता है। पीड़ितों ने एसपी से गरीब किसानों की बच्चों की मेहनत की कमाई वापस दिलाने के लिए अपील की है। शर्मा निवासी मांगरोल मनिया का रहने वाला है जी। इसने करीब 5-4 साल पहले नौकरी का झांसा देकर लगभग 100 लोगों के आसपास पैसे लिए हैं और पैसे देने से मना करता है, पैसे देता नहीं है। 3-4 बार पुलिस पकड़ के लाई है, छूट जाता है, चला जाता है। प्रॉपर्टी बेचकर पैसा दूंगा, पैसा ये देता नहीं है। इस पर पैसे 507 करोड़ रुपए के आसपास पैसा है इस पर प्रॉपर्टी जयपुर में भी है, मनिया भी है, मांगरोल में भी है, लेकिन ये पैसा देना नहीं चाहता। यहाँ से पैसा ले जाके प्रॉपर्टी जयपुर बना ली है और ये पैसा देने से मुकर रहा है। मामला ये है कि नौकरी का झांसा देके प्रमोद सनोब हरिओम शर्मा जाति ब्राह्मण मांगरोल मनिया का रहने वाला है जी। करीबन 2.5-3 साल पहले इसने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए, नौकरी का झांसे लिए। उन्हें नौकरी लगवाऊंगा मुझे, किसी ने उसे 5 लाख, किसी से 6 लाख, किसी से 7 लाख ऐसे लेके करीबन 100 से अधिक लड़कों के पैसे हैं। धौलपुर जिले के, कुछ मुरैना जिले के हैं, ग्वालियर के भी हैं, आगरा के भी हैं जी। और 5 से 7 करोड़ के लमसम पैसे हैं। अब ना तो नौकरी लगी, पैसे मांग रहे तो ना पैसे दे रहा है। मनिया से फरार हो गया, धौलपुर आ गया था, धौलपुर से अब खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा क्षेत्र में एक बार फिर बजरी के अवैध परिवहन करने वाली माफियों का खौफ देखने को मिला है। ड्यूटी पर तैनात एक वन रक्षक को अज्ञात बजरी माफियों ने वाहन से कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सरमथुरा थाना क्षेत्र के झीरी बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वन रक्षक जितेंद्र शेखावत अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रहे थे, तभी अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में वन रक्षक जितेंद्र शेखावत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सरमथुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया। उनकी उम्र केवल 49 साल थी। अग्निवेश वेदांता समूह की कंपनी TSPL के बोर्ड में शामिल थे। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए माउंट सिनाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें बुधवार को कार्डियक अरेस्ट आया और इससे उनकी मौत हो गई। अनिल अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट कर बेटे के निधन की जानकारी दी है। एक भावुक पोस्ट में बेटे के निधन को जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। उन्होंने लिखा, वे अपने बेटे से किए हुए वादे को निभाते हुए अपनी कमाई का 75% समाज को लौटाएंगे। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।